Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In last class we have started chapter 19. So we are going to continue with that chapter, inventions and factories. In the 18th century, around 26,000 inventions were patented to step up production and improve productivity. As labor productivity rose, the quality of the goods also improved. These changes occurred most rapidly in the textile industry. Richard Arkwright created the modern factory system for textile mills. Until then, cloth was woven on handlooms in the homes of hundreds of weavers in the villages. देखिए 18th सेंचुरी में करीब 26,000 नए इन्वेंशंस हुए और उनको पेटेंट किया गया, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ सके और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ सके। अब यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ी तो गुड्स की जो क्वालिटी थी वो भी बढ़ने लग गई, ठीक है। ऐसे चेंजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अलग अलग चेंजेस देखने को मिले। रिचर्ड आर्कराइट जो थे मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम मतलब रिचर्ड आर्कराइट ने मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम को क्रिएट किया था टेक्सटाइल मिल्स के लिए। उसके पहले से जो क्लोथ थे वो हैंडलूम्स में बनाए जाते थे, घर पर बहुत सारे लोगों के, मतलब जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो लोग हाथ से अपने जो क्लोथ है उसको वूवन करते थे। बट नाउ ऑल द प्रोसेसेस were centralized under one roof of the factory, which has owned by a single manufacturer. The production process and the labor could thus be monitored. This ensured the quality of the textiles produced. All this was not possible when production was dispersed in individual homes in villages. Machines were also invented for every step of the production process. देखिए आज के टाइम पे क्या हो गया, जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से एक छत के नीचे, मतलब एक कोई बड़ी सी फैक्ट्री है उसके नीचे सारे प्रोसेस होते हैं, एक सिंगल मैन्युफैक्चरर सारे प्रोसेस को करवाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस और जो लेबर है उनको भी मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये पहले वाला जो सिस्टम था वो होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। और क्योंकि अब ये सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे में हो रही हैं, एक ही फैक्ट्री में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्वालिटी को भी देखा जा सकता है कि क्वालिटी किस तरीके से है। टेक्सटाइल में जो क्वालिटी में जो क्लोथ्स वूव हो रहे हैं वो किस क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी है या नहीं, ये भी मॉनिटर किया जा सकता है। मशीन्स जो हैं वो हर एक स्टेप में, ठीक है, प्रोडक्शन के हर एक स्टेप में यहाँ पर इन्वेंट की गई। हर एक स्टेप के लिए जहाँ पर भी उनको लगा कि ज़रूरत है उन्होंने क्या किया, मतलब धीरे धीरे वो इन्वेंशंस जो थे वो होते गए। नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन मेकिंग द मशीन्स नीडेड इन द फैक्ट्रीज। द मशीन्स हैड टू प्रोड्यूस goods on a mass scale so they had to be made of strong and durable steel. Fortunately, England has rich resources of coal and iron ore which were needed to produce the steel to build machines. In addition, other metals used by industries such as lead, copper and tin were also available in plenty. देखिए जब मशीन्स अगर बनानी है फैक्ट्रीज के लिए, हमको मशीन्स बनानी है तो हमको मतलब मशीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। अब रॉ मटेरियल्स यहाँ पर किससे बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग या फिर ड्यूरेबल स्टील से जो मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, वो बनती हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड में कोल का और आयरन ओर का दोनों का ही रिसोर्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मशीन्स को बनाने में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको वहाँ से आसानी से मिल गई। इसके अलावा बाकी सारे मेटल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं जैसे कि लीड, कॉपर, टिन, ये सारे भी अवेलेबल थे उस वक्त पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। But until the 18th century, England did not produce good quality steel to build machines. In those days, wood charcoal was used to smelt the ore. But wood charcoal did not produce very high temperature and was not easily available. So the iron produced in England was of poor quality. लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड जो था वो वहाँ पर गुड क्वालिटी की जो स्टील मशीन्स हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त पे वुड चारकोल का यूज होता था और को स्मेल्ट करने के लिए, ठीक है, जो पिघलाने के लिए क्या होता था, वुड चारकोल का यूज होता था। और वुड चारकोल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं देता, जिसकी वजह से जो वहाँ से जो स्टील निकल कर आ रहा था, जो हमारा
जो स्टील वहाँ से जो निकल कर आ रहा था वो उसकी क्वालिटी जो थी वो काफ़ी पुअर क्वालिटी की थी. A family of ironmongers named Abraham Derby began conducting experiments in iron smelting in the early 18th century. Over 3 generations, they introduced some revolutionary changes in the process. The most important change was using coke instead of wood charcoal in the blast furnace. The iron smelted from such furnaces was of better quality. It would be used to produce long castings that made it easier to manufacture many kinds of iron goods cheaply. देखिए क्या हो रहा है. एक फैमिली थी, आयरन मॉन्गर्स की जो फैमिली थी एक, उनका नाम था अब्राहम डेरबी. उन्होंने स्मेल्टिंग करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स 18th सेंचुरी में करना उन्होंने स्टार्ट किया और 3 जनरेशन्स तक उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस जो है स्मेल्टिंग प्रोसेस पे वो लेकर आए. सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो था वो ये था कि कोक का यूज़ करना, वुड चारकोल की जगह ब्लास्ट फर्नेस में वुड चारकोल की जगह कोक का यूज़ करना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज उन्होंने किया. जो आयरन स्मेल्टेड था वो इस जिसमें यहाँ पर कोक का यूज़ किया गया, उससे जो आयरन स्मेल्ट हो रहा था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था. मतलब जो प्रीवियस क्वालिटी थी और उसके बाद में जो कोक यूज़ करने के बाद में जो क्वालिटी मिली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. ऐसा बोला जा सकता है कि जो लॉन्ग कास्टिंग्स थे वो आसानी से फिर बनाए जा सकते थे और फिर और उनका जो मतलब यहाँ पर जो आयरन था वो चीपली भी प्रोड्यूस हो सकता था, सस्ते में भी प्रोड्यूस किया जा सकता था. Since this steel was stronger and more durable, it could also be used to build machines. In addition, it was better alternative than wood to manufacture rails and other products. Wood burns and wears out faster. The physical and chemical properties of iron could also be controlled. देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि स्टील जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता था तो उसे मशीन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. इसके अलावा अगर वुड के जगह पर हमको कोई अल्टरनेट मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो सकता था, रेल्स और अदर प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे, बनाए जा सकते थे. तो वुड बर्न्स जो था वो क्या होता था, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता था. ठीक है. और यहाँ पर जो कोक का यूज़ होने लगा उस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आयरन की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो वहाँ पर कंट्रोल हो सकती थी कोक का यूज़ कर. In this way, the Industrial Revolution that began with the textile industry now focused on making machines with iron and steel. Larger quantities of iron ore and coal were mined and new factories sprang up close to the mines. But it took 2 other important developments to stabilize the Industrial Revolution. देखिए इसी तरीके से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे स्टार्टिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में था, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मशीन्स की ज़रूरत पड़ने की वजह से जो हमारा फोकस था वो अब क्या हो गया था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अब उस वक्त पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस थी. मतलब उस वक्त पे बहुत ज़्यादा लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे क्योंकि उनको मशीन्स चाहिए थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए. बहुत सारी क्वांटिटीज़ में आयरन ओर और कोल जो थे वो माइन किए गए और नई फैक्ट्रीज वहाँ पर बनाई गई. बाकी लेकिन उसके बाद भी 2 अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए जिसके बाद में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टेबलाइज हो पाया. देखिए सबसे पहला है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी और सेकंड है ट्रांसपोर्ट. तो हम लोग इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल हम लोग नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे द सोर्सेस ऑफ एनर्जी से. थैंक यू.